हेलो गाइज, आपका स्वागत है एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। मैं सुरेश कुमार आज आधुनिक भारत की श्रृंखला लेकर आया हूँ। आधुनिक भारत में हम आपको सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, किस प्रकार विदेशी कंपनियों का भारत में आगमन हुआ और कैसे उन्होंने व्यापार के साथ उन्होंने शासन व्यवस्था को भी यहाँ पर प्रारंभ कर दिया। उसी के बीच अगर देखा जाए तो उत्तर मुगल काल प्रारंभ हो गया था। उत्तर मुगल काल में नवीन राज्यों का भी उदय हो गया। उन नवीन राज्यों के उदय के बारे में कौन कौन से राज्य आए जिन्होंने अपना स्वयं राज्य, एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। तो आधुनिक भारत के इतिहास में हम आज चलते हैं कर्नाटक की ओर। कर्नाटक का उदय किस प्रकार हुआ, लेकिन इससे पहले हम समझ लेते हैं कि किस तरह कौन कौन से राज्य यहाँ पर का उदय हुआ, उनको क्रम से पहले समझते हैं। आइए चलते हैं। तो उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक की बात की जाए, कौन कौन से राज्य, क्या समय था, संस्थापक कौन थे, उन सबको क्रम से पहले समझते हैं। सबसे पहले है बंगाल। बंगाल जो है 1719 से 20 ईस्वी में जो है मुर्शीद कुली खान ने इसका संस्थापक था। मुर्शीद कुली खान ने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। दूसरा है हैदराबाद, 1724 ईस्वी में निज़ाम उल मुल्क ने इसकी स्थापना की थी, जिसे हम चिलकिलिच खां भी कहते हैं। इस प्रकार देखा जाए भरतपुर है आपका 18वीं शताब्दी में चूड़ामण और बदन सिंह ने इसको स्थापित किया था, इसके संस्थापक थे। जबकि हम आगे की बात करें तो कर्नाटक जो है 18वीं सदी में ही सादत उल्ला खान ने इसकी स्थापना की थी। अवध की बात की जाए तो 1722 से 24 ईस्वी में सादत खां या बहरान उल मुल्क के नाम से जाना जाता शहादत खां, इसने स्थापना की थी। जयपुर की बात की जाए तो 18वीं शताब्दी में सवाई राजा जयसिंह ने इसकी स्थापना की थी। सातवां है रोहेल एवं बंगस पठान, 18वीं सदी में मोहम्मद खां बंगस ने इसकी स्थापना की थी। और आठवां है मैसूर, 18वीं सदी में हैदर अली ने इसकी स्थापना की थी। तो इस प्रकार आपके ये हो जाते हैं कुछ प्रमुख राज्य जो उत्तर मुगल काल में इनकी स्थापना हुई, जिसमें हमने आपको जब अंग्रेज़ों का भारत में आगमन पढ़ा रहे थे उसी समय हमने बंगाल का भी उसमें हमने उदय बता दिया था कि किस तरह बंगाल में मुर्शीद कुली खान ने एक नवीन राज्य के में इसका उदय किया। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका बंगाल है, फिर हैदराबाद है, फिर कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद आपको अवध के बाद जयपुर और मैसूर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इनको पढ़ना है आपके क्रम से। इन कई जगहों से ये जो 6 टॉपिक हैं आपके बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक, अवध, जयपुर और मैसूर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इनसे कई बार प्रश्न भी पूछे गए हैं एग्जामिनर के माध्यम से। कई ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिसमें पूछे गए। तो आइए चलते हैं। तो बंगाल आपका हो गया है। बंगाल में सारी चीज़ें हमने बता दी। अगर इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप सब लोग, इससे पहले हमने वीडियो अपलोड कर दी हैं बंगाल के नवाब, उसको आप देख लेना। और यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन अवश्य दबाना और हमारे चैनल को वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना तथा कमेंट अवश्य करना। आइए चलते हैं। बंगाल के मुर्शीद कुली खां, हैदराबाद चिलकिलिच खां हो जाएगा, कर्नाटक के आपके सादत उल्ला खां, अवध के हो जाएगा शहादत खां, जबकि जयपुर सवाई राजा जयसिंह हो जाएंगे, मैसूर के हैदर अली। ये 6 पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं। अब हम बंगाल हो गया, आप सीधे लेकर चलते हैं कर्नाटक की ओर। आपको कर्नाटक समझते हैं कि किस प्रकार इसका उदय हुआ। तो आधुनिक भारत के इतिहास में कर्नाटक का उदय किस प्रकार हुआ, इसकी हम जानकारी करते हैं। तो कर्नाटक राज्य का उदय हुआ है 18वीं सदी में। अभी आपने क्रम श्रृंखला जो आपने पढ़ी तो आपको बताया 18वीं सदी में। तो 18वीं सदी में सादत उल्ला खां ने कर्नाटक राज्य की स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना की, सादत उल्ला खां। तो इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ही हम आपको सामने लेकर आए हैं। तो सादत उल्ला खां कर्नाटक राज्य को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना की और सादत उल्ला खां ने अर्काट एक शहर है उसको राजधानी अपनी नियुक्त की। कर्नाटक की राजधानी अर्काट को उसने बनाया, किसने? सादत उल्ला खां ने। अब ये जो अर्काट शहर है ये मद्रास और पांडिचेरी के मध्य में आता है, मद्रास और पांडिचेरी के मध्य में। और मद्रास जो था वो अंग्रेज़ों के अधीन था, जबकि पांडिचेरी जो फ्रांसीसियों के अधीन था, और इसी के मध्य में पड़ता था अर्काट। तो उस समय की बात है, मद्रास अंग्रेज़ों तथा पांडिचेरी फ्रांसीसियों के अधीन था। तो उसी समय की बात है कि मद्रास
जो ये जो सादतुल्ला खां यानी कर्नाटक के उस समय जो नवाब थे, तो नवाब जब थे तो उस समय क्या हुआ कि पांडिचेरी पर अधिकार जो है फ्रांसीसियों का था। फ्रांसीसी जो है धीरे धीरे आर्काट की तरफ बढ़ रहे थे। तो जो उस समय नवाब थे यहाँ कर्नाटक के, उनको लगा कि ये फ्रांसीसी जो अधीन कर रहे हैं, इस प्रकार इन्होंने अंग्रेज़ों से सहायता ली और अंग्रेज़ों से सहायता ली, इस प्रकार फ्रांसीसियों को पछाड़ दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, फ्रांसीसियों को पछाड़ दिया और फ्रांसीसियों के जो जहाज़ थे उनको अंग्रेज़ों ने क्या किया, अपने अधीन कर लिया और उनको एक तरीके से देखा जाए तो लूट लिया। अब फ्रांसीसी परेशान थे तो फ्रांसीसियों ने क्या किया, फ्रांसीसी जो मॉरिशस के एक गवर्नर थे, फ्रांसीसी गवर्नर ही थे, क्योंकि अंग्रेज़ों का और फ्रांसीसियों का भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी वहाँ पर औपनिवेशिक देश बनाए हुए थे, मतलब वहाँ पर व्यापार कर रहे थे। तो वहाँ के फ्रांसीसी जो गवर्नर थे मॉरिशस के, उनको बुलाया और वो 3000 सैनिक लेकर यहाँ पर आए और यहाँ पर हमला बोला और इस प्रकार अंग्रेज़ों के पास जो जहाज़ थे इनके फ्रांसीसियों को, उनको वापस ले लिया। आप क्रम से फैक्ट टू फैक्ट समझते जाइए कहानी की बात, आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आती चली जाएंगी। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों ने जो जहाज़ ले लिए थे इनके फ्रांसीसियों को, उनको वापस ले लिया और साथ में जो अंग्रेज़ों के अधीन मद्रास था उसको भी अपने अधीन कर लिया। किसने? फ्रांसीसियों ने। इस प्रकार देखा जाए अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य में भी एक संघर्षपूर्ण स्थिति बन गई थी और संघर्षपूर्ण स्थिति बनने के कारण यहाँ पर आंग्ल और फ्रांसीसी संघर्ष हुए यानी युद्ध हुए। आइए यहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा प्रश्न कहीं पूछे जाते हैं तो ये जो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष यानी कर्नाटक के युद्ध हुए, इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इन्हीं को हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष सबसे पहले आपको समझना होगा, 3 संघर्ष हुए थे। एक फर्स्ट कर्नाटक का युद्ध 1746 से 48 में हुआ था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में हुआ था, तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 में हुआ था। तो ये 3 युद्ध आप याद रखेंगे, पहला 1746 से 48 में, दूसरा 49-54 में और तीसरा 58 से 63 में। तो आइए चलते हैं, पहला जो युद्ध हुआ था वो उसका कारण क्या था, तो आस्ट्रिया में जो महारानी थी उनका देहावसान हो गया था, इसलिए वहाँ पर उत्तराधिकारी बनना था। तो उत्तराधिकारी बनने के लिए वहाँ युद्ध प्रारंभ हो गया। अब इस युद्ध प्रारंभ होने के कारण यहाँ भारत में भी क्या हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ने लगे। यही कहलाता है कर्नाटक का प्रथम युद्ध। तो जब ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध में फ्रांसीसी विजयी हुए थे। तो ये विजयी हुए तो अंततः क्या हुआ, एक संधि हुई। इस संधि में क्या हुआ, एक्स-ला सापेल संधि 1748 में हुई और इसी संधि के बाद ये युद्ध विराम हुआ, यानी 46 से प्रारंभ हुआ, 48 में इसकी समाप्ति हुई और 48 में ही एक संधि हुई थी जिसे हम कहते हैं एक्स-ला सापेल संधि। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के बाद समाप्त हुआ, तो एक्स-ला सापेल संधि के बाद समाप्त हुआ। तो इसमें ये संधि हुई तो फ्रांसीसियों ने इसे जीत लिया था और अंत में जो मद्रास है फ्रांसीसियों के अधीन हो गया था। लेकिन इस संधि के बाद अंग्रेज़ों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया, यानी इस संधि में ये बात कही गई थी मद्रास पुनः इसको अंग्रेज़ों को लौटाना पड़ा। और इसी में बाद में हमने इससे पहले कहानी सुना दी, डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रेंच गवर्नर ला बोर्डाने से सहायता ली और मद्रास पर कब्जा कर लिया था। लेकिन इस संधि के बाद मद्रास अंग्रेज़ों को पुनः प्राप्त हो गया। तो ये प्रथम युद्ध है कर्नाटक का 1746 से 48 ईस्वी में। कारण क्या था, आस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध। इसी कारण भारत में भी फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों में युद्ध हुआ। अंततः देखा जाए फ्रांसीसियों की जीत हुई, लेकिन अंत होते होते देखा जाए अंग्रेज़ मजबूत हो गए थे और एक्स-ला सापेल संधि के साथ युद्ध विराम हुआ 1748 में और इस प्रकार मद्रास अंग्रेज़ों को पुनः प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं कर्नाटक के द्वितीय युद्ध की ओर। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है 1749 से 54 ईस्वी तक चला था। अब ये जो युद्ध चला था देखा जाए तो फ्रांसीसी अंग्रेज़ों का ही मेन इसमें था अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो हैदराबाद और कर्नाटक में आंतरिक विवाद के कारण ये युद्ध हुआ था। यानी हैदराबाद और कर्नाटक का आपसी विवाद था इसमें।
हालांकि इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने भाग नहीं लिया था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप देखा जाए तो फ्रांसीसी अंग्रेजों के कारण ही ये युद्ध हो रहा था, क्योंकि इसमें नवाब नियुक्त करना था, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हुई थी हैदराबाद और कर्नाटक में। तो अंग्रेजों का प्रभाव इससे बढ़ा था, यानी अंग्रेज इसमें देखा जाए एक तरह से विजयी हुए थे या इनका प्रभाव बढ़ा था। तो ये युद्ध की समाप्ति किससे हुई थी? पांडिचेरी संधि 1754 ईस्वी। पांडिचेरी की एक संधि हुई थी जिससे युद्ध विराम हुआ। तो संधि कौन सी? तो आप ध्यान देना, इसकी जो युद्ध हुआ कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1754 ईस्वी में जो पांडिचेरी की संधि हुई, इससे युद्ध विराम हुआ। अंग्रेजों एवं फ्रेंचों ने भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। उन्होंने कहा था कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस प्रकार ये आंतरिक मामले का युद्ध था, लेकिन कुल मिलाकर अंग्रेजी फ्रेंचों का ही यानी फ्रांसीसियों का ही युद्ध था। तो पहली संधि कौन सी हुई थी? आपने अभी देखा था। कौन सी संधि हुई थी? एक्स-ला-शापेल संधि। एक्स-ला-शापेल संधि। और दूसरी संधि कौन हुई? पांडिचेरी की संधि। अब हम तीसरे युद्ध की ओर चलते हैं। कर्नाटक का तृतीय युद्ध की बात करें तो 1758 से 63 ईस्वी तक चला था। अब इसका कारण क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप का, यानी यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। तो यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध क्या था? तो भाई यूरोप में क्या हुआ? यूरोप में जो फ्रांस या अन्य देश आपस में लड़ रहे थे, ये सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। अंग्रेज और फ्रांस भी आपस में लड़ रहे थे, और इसी 7 वर्षीय युद्ध के कारण भारत में भी जो फ्रांसीसी और अंग्रेज थे वहाँ भी ऊपर से उन देशों से लड़ने का आदेश जारी हुआ कि आप लोग भी वहाँ युद्ध जारी करिए। इसलिए यहाँ पर युद्ध भारत में भी हुआ। इसे हम तृतीय कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। ये 1758 से 63 ईस्वी तक चला। अब इसमें क्या हुआ? ब्रिटिश कंपनी की विजयी हुई। ब्रिटिश कंपनी जो विजयी हुई थी, और ये युद्ध कब समाप्त हुआ? पेरिस की संधि। पेरिस कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। तो पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में ये युद्ध समाप्त हुआ, जब पेरिस की संधि हुई। तो इस प्रकार ये विराम हुआ। और अंततः देखा जाए अंग्रेजी सेनापति इधर कौन थे लड़ रहे? आयरकूट थे, जबकि फ्रेंच सेनापति काउंट लाली थे। काउंट लाली के बीच में युद्ध हुआ। तो आयरकूट और लाली के बीच जो युद्ध हुआ था, बहुत महान युद्ध में से एक माना जाता। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध, 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसे अंग्रेजों ने जीत लिया। इस प्रकार देखा जाए वांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी कंपनी का पतन प्रारंभ हो गया, और तृतीय कर्नाटक युद्ध निर्णायक युद्ध साबित हुआ। तो आपने देखा कि कर्नाटक के 3 युद्ध हुए, जिसमें प्रथम कर्नाटक का युद्ध, जो उसका कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध। दूसरा था हैदराबाद कर्नाटक का आंतरिक विवाद। तीसरा था सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में जो हुआ उसका। और पहली संधि कौन थी? एक्स-ला-शापेल संधि, जो 1748 में युद्ध विराम हुआ। दूसरे पांडिचेरी की संधि 1754 में हुई, तब युद्ध समाप्त हुआ। और तीसरा पेरिस की संधि हुई 1763 में, तब युद्ध विराम हुआ। इस प्रकार ये आप कर्नाटक के तीनों युद्ध पढ़ लेंगे, और इसी से कई तरीके से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो ये आपका कर्नाटक जो है, एक कर्नाटक राज्य का उदय हुआ। इस प्रकार इसमें कैसे संघर्ष हुए, इनका आपने अध्ययन किया। यहाँ तक के वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और इसको बारी बारी से आप सारी बातें समझते चले जाइए, नोट्स बनाते चले जाइए। इसके आगे हम अगला जो है आपको लेकर आएंगे कि किस तरह उदय हुआ नवीन राज्य का। धन्यवाद।